यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सारनाथ को शामिल कर लिया गया और इसके बाद भारत के धरोहरों की सूची जो हेरिटेज लिस्ट में शामिल है वो 45 हो गई। पीछे स्लाइड पे आपको ये जो स्तूप दिख रहा है इसको धमेक स्तूप बोलते हैं और धमेक स्तूप का संबंध ऑब्वियसली बुद्ध साहब से है और ये धर्म चक्र परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि अशोक के समय इसकी बुनियाद रखी गई। सारनाथ के बारे में जब वैश्विक छवि इसकी उभरती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होती है, तो मेरी चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक बनारसी होने के नाते जिसका जीवन वहां बीता हो, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और वहां से साइकिल से लेते हुए 20-25 किलोमीटर दूर यहां जाते थे, तो उस समय तो खैर चूंकि एक तरह से बाल्यकाल से जो ग्रेजुएशन तक का पीरियड था उसमें जाकर यहां खेलने कूदने और अन्य गतिविधियों में ज्यादा मजा आता था, लेकिन यहां की एक एक चीज जब आदमी सोचता है, जब इसकी चर्चा करता है तो पुरानी यादों में खो जाता है। इसलिए ये आसपास की सारी चीजें जब मैं बता रहा हूं तो केवल बता नहीं रहा हूं बल्कि अपनी वो पुरानी बाल्यकाल की स्मृतियों में भी जा रहा हूं और एक बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि सारनाथ पर चर्चा अब केवल मैं नहीं बल्कि पूरा विश्व करेगा। इसका मतलब सारनाथ 45वीं धरोहर बना जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया। आप जानते होंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट दो भागों में बटी होती है, मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ऑब्वियस सी बात है, मूर्त का मतलब है जिसे हम स्पर्श कर सकें और इंटेंजिबल का मतलब है जिसे हम महसूस कर सकें, जिसके साथ जी तो सकें लेकिन उसे हम स्पर्श ना कर सकें। तो ऐसे में दो चीजें बहुत तय हैं। एक तो ये कि जो मूर्त सूची है, जो टेंजिबल है, जिसे हम भौतिक कह सकते हैं, इसमें 45 साइट है सारनाथ और इस मूर्त को अगर देखें तो 37 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड साइट को भारत की शामिल करके ये 45 धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो नेचुरल की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि नंदा देवी, फ्लावर वैली, इस तरह का जो नेचुरल साइट्स है उसको शामिल किया गया है, जो 7 हैं, जिसके लिस्ट आप चाहें तो इसके बाद पीडीएफ से ले लेंगे। 37 कल्चरल साइट हैं। 1983 में पहली बार अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरे के किले को शामिल करते हुए 1983 से इसकी यात्रा शुरू हुई और 2026 में 45वें साइट के रूप में सारनाथ को इसमें शामिल किया गया है। और जो इंटेंजिबल होता है, अमूर्त होता है, ऑब्वियस सी बात है जैसा कहा गया कि इसमें एक ही चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता और इसमें जैसे योग है, नवरोज है, रामायण है और इसमें लास्टली 2024 में दीपावली को इसमें शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर हेरिटेज मतलब जो हेरिटेज साइट है उसमें मूर्त अमूर्त दो सूचियां होती हैं। जो टेंजिबल है, मूर्त है, उसमें 45वां धरोहर सारनाथ को शामिल किया गया जिससे यह चर्चा में है और भारत की 16 ऐसी परंपराएं हैं जिसे हमने अमूर्त लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अब बात आती है सारनाथ की। सारनाथ जिसे पहले ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से जाना गया और आप सबको पता होगा यही वो जगह है जहां से बौद्ध धर्म के रूप में आगे बढ़ा। धर्म चक्र प्रवर्तन यही हुआ था। किसी गौतम को बौद्ध गया में ज्ञान मिल गया, वो तो बुद्ध हो गए, लेकिन दुनिया में कैसे एक ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाया जाए, बुद्धिज्म की बात किया जाए तो उसकी नींव रखने वाली जगह सारनाथ है, क्योंकि पहली बार शिक्षा 5 शिष्य को यहीं पर महात्मा बुद्ध ने दी। बौद्ध धर्म के रूप में अगर पढ़ना शुरू हुआ तो उसकी जगह सारनाथ है। इसलिए जब इसको बहुत दिनों से भारत सरकार प्रयास कर रही थी, यूनेस्को ने भी माना
कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू इसकी कहीं ज्यादा है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लेना चाहिए था। अब एक पक्ष आता है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने का फायदा क्या है। भाई हमारे पास एक से एक धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने के लिए हम आतुर क्यों रहते हैं। और अभी भी एक तरह से तदर्थ या ये कहें कि हमारी कोशिश होती, अस्थायी सूची हमारी और बनी हुई है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अन्य साइट्स को भी इसमें शामिल किया जाए, जैसे हरमिंदर साहब गुरुद्वारे को शामिल कर। ऐसे हमारे पास अभी भी बहुत सी साइट हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो इस सूची में शामिल हो। तो आखिर क्या फायदा होगा। फायदे को पहले अगर हम लाभों को देखें तो सबसे पहले तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी, उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की उस देश की साइट, उस देश का नाम आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ब्रांडिंग, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। याद रखना है, इटली अभी एक ऐसा देश है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी 61 साइट्स इसमें शामिल है, और सेकंड पे चाइना है। भारत 6th नंबर पे है। टॉप 10 में है हम, लेकिन टॉप 5 में नहीं है, 6ठे स्थान पर है। इतनी रिच हिस्ट्री वाला देश, इतनी विविधता में एकता वाला देश अभी 6ठे स्थान पर है। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे हमारे साइट्स, हमारी परंपराओं, हमारी धरोहरों को शामिल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर जब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होता है तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ऑब्वियसली पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, और खासकर स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए सारनाथ में कुछ टूरिस्ट आते हैं, और जब आएंगे तो आसपास के जो लोग हैं, जो वहां की स्थानीय चीजों को, लोकल प्रोडक्ट, जिसको आपके प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल बोलते थे, उन सारी चीजों को समर्थन मिलेगा। आसपास की स्थानीय चीजों की डिमांड बढ़ सकती है, और ये एक बड़ा फायदा दिखता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बाद। तीसरी अगर हम बात देखें तो वित्तीय व तकनीकी सहायता। अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो जाती है कोई साइट, तो उसके बाद उसके संरक्षण के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर जो टेक्निकल असिस्टेंस होगा, और उसके रख रखाव के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, उसकी सहायता मिलेगी। इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अगर शामिल होता है कोई साइट तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात केवल टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं है, इसके अलावा जब आपदा जोखिम की बात आती है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, जिस तरह कई बार ऐसी चीजें हो रही, क्लाइमेट चेंज के समय ये और बढ़ गई है, जब ऐसे धरोहरों की सुरक्षा करनी है, डिजास्टर बढ़ने लगे हैं, ऐसे समय में ऐसे धरोहरों की सुरक्षा के लिए भी जब विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय नियम कानून के साथ उसकी सुरक्षा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह की सुरक्षा को लेकर, उस जगह के मानकों को लेकर एक विश्वास बढ़ेगा। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए, अन्य आयामों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अपनी धरोहरों को शामिल करें, अपनी वैश्विक पहचान स्थापित करें। एक और बात, अगर हम यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आज 196 देशों ने इसे समर्थन दिया हुआ है, 196, और 12 सहयोगी देश भी हैं। लेकिन 2026, दिसंबर 2026 में अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी, ट्रंप का मानना है कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। और चूंकि यूनेस्को सभी देशों के लिए काम करता है, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा अनुदान इसमें अमेरिका देता है, तो उसे लगता है कि मिसयूज ऑफ अमेरिका फंड है, हम अमेरिका पर क्यों ना ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएसए इससे बाहर हुआ है। सबसे पहले 1984 में अमेरिका इससे बाहर हो गया था। फिर 2017 में ट्रंप जब पुनः पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसे बाहर होने की घोषणा की, और 2025 में फिर घोषणा की, और 2026 दिसंबर आते आते अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंशियल
उस पर कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, पर यूनेस्को ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमें इस सब की संभावना थी, हमें संदेह था, इसलिए अमेरिका के आउट होने से पहले ही हमने सारा वित्तीय प्रबंधन कर रखा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ट्रंप की जो नीतियां हैं, उनके लिए जो ग्लोबल पीस है या वर्ल्ड ऑर्डर है या जितनी भी बातें हैं वो ग्लोबल लेवल पर ना उनके लिए अमेरिका ही दिखता है। और इस समय बहुत सारे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिससे पूरी दुनिया संकटग्रस्त है। ऐसे में यूनेस्को से उनके बाहर होने की घोषणा, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं से, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने महत्वपूर्ण 50 से अधिक इंस्टीट्यूशन से बाहर होने की घोषणा कर दी है। ऑब्वियसली उसमें यूनेस्को भी है। तो सारनाथ 45वें जब धरोहर की उसमें शामिल होता है, ये सारी साइट हैं जो यूनेस्को के बारे में, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है जो मैंने 45 बताया। ये मिक्स्ड हेरिटेज है जिसमें कंचनजंगा एकमात्र साइट है हमारी जो मिक्स में, मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों के बीच में आती है। उसे जरूर जानना होगा और उसका नाम है, जैसा लिखा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा जो 7 साइट हैं, 7, वो नेचुरल साइट्स हैं। ये 7 नेचुरल साइट्स के नाम हमें याद रखने हैं। तो कुल मिलाकर 45 में 7 नेचुरल साइट्स हैं, 37 कल्चरल साइट हैं और कंचनजंगा नेशनल पार्क के रूप में एक मिक्स्ड साइट शामिल।